गो। नमस्कार जी। आप सबका अपने शो आज और कल में स्वागत है। आज हम जिस घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो विश्व के इतिहास में एक जो है वो वाटरशेड, जो एक घटना, एक कुछ साल जो 50 साल हो गए उस घटना को, ऐतिहासिक घटना है बांग्लादेश का निर्माण। ये पूरा जो विषय है इसको दो भाग में हम कवर करेंगे। आज जिस भाग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं मैं, वो है बांग्लादेश के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो। और फिर अगला जो एपिसोड वो करेंगे कि जो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा था और जिसकी परिणति 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ में बांग्लादेश के निर्माण के रूप में हुई थी। तो दूसरे भाग में वो पूरा युद्ध जिस जो जो थिएटर्स में लड़ा गया, जिस प्रकार से लड़ा गया, वो दूसरे भाग में उसको कवर करेंगे। आज जो एक नवोदित राष्ट्र 16 दिसंबर 1971 को जिसका उदय हुआ था बांग्लादेश, उसके निर्माण की जो पृष्ठभूमि थी, जिन कारणों से वो देश बना, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि 50 साल होने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों में उसकी, जो एक स्वर्ण जयंती, जो वो वर्ष 16 दिसंबर जो है वो 2021 को पूरा हो जाएगा। हमें सबको मालूम है भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। और जबकि पहले तो ब्रिटिश ने ये अनाउंस किया था कि जो डेट्स हम भारत के विभाजन की देंगे वो 1-2 साल जो है वो समय दिया जाएगा, ताकि लोग इस बात का निर्णय करें कि उनको किस देश के साथ में जाना है, भारत के साथ में जाना है कि पाकिस्तान के साथ में जाना है। 568 उस वक्त जो है प्रिंसली स्टेट्स थी, उनका भी जो है समाधान होना था। जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो सीधे जो हमारे क्षेत्र आते थे, उन लोगों का जो भाग्य निर्धारण क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तो उसके बारे में निर्णय असेट्स डिवीज़न के दोनों देशों के बीच में, जो उसमें जो अविभाजित भारत की जो असेट्स थी उनकी डिवीज़न कैसे होगी, ये सभी बातों के लिए उनको पर्याप्त समय उन्होंने कहा था देंगे और दिया भी जाना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या कि जून 1947 में अचानक जो ब्रिटिश सरकार थी उसने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है वो स्वतंत्रता दे दी जाएगी। इससे भी कुछ महीने पहले बातचीत चल रही थी, ये बात लगभग तय हो चुकी थी कि पहले तो कांग्रेस, जो जिनके हाथ में भारत के लोगों ने अपना नेतृत्व दिया था, कांग्रेस के लोग लगातार ये कहते रहे कि भारत का विभाजन नहीं होगा, पाकिस्तान के विरोध में वो बात करते रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस के सबसे अग्रणी नेता महात्मा गांधी, उन्होंने भी यहाँ तक कहा था कि यदि पाकिस्तान बनता है, भारत का विभाजन होगा, तो मेरी मृतदेह के ऊपर होगा। लेकिन ये सब बातें केवल बातें रह गई और इन लोगों ने भी अपना इस बात को कम से कम स्वीकार सभी कांग्रेस के लीडर्स ने कर लिया था कि भारत का विभाजन जो है वो अपरिहार्य है और पाकिस्तान के रूप में एक अलग से देश का निर्माण होगा। तो ये लगभग अप्रैल 1947 को ये तय नहीं हुआ था कि कौन कौन से क्षेत्र पाकिस्तान में जाएंगे। तो उस समय लगभग ये बात थी कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम और उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे, जैसे जिसमें उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आता था, जिसको पाकिस्तान में आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से का जो पंजाब का क्षेत्र है, सिंध है, और उस वक्त तक तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होगा, इस बात में भी कोई तयशुदा बात नहीं थी। तो ये सारे लगभग क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल्य हैं और ये पाकिस्तान में जाएंगे। तो ये बात पे बात आई कि जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्या में थे, तो इसका
पाकिस्तान में जाएगा या इसका किस प्रकार से इसका पॉलिटिकल रेजोल्यूशन क्या होगी। तो उसमें जो बंगाली नेशनलिस्ट लोग थे, जिसमें वो उस समय का बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो था शाहिद लतीफ़ सुहरावर्दी, वो सबसे अग्रणी था। और उसके साथ में ये वो जो मामला था वो कोई उस वक़्त धार्मिक मामला उन्होंने नहीं बनाया था, उसको उन्होंने अपना एक बंगाली सांस्कृतिक मामले के रूप में आगे रखा था कि हमारा कल्चर बंगाल का अलग है जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं उनसे। और हम जो है वो ऐसी भी बात निकली थी कि स्वतंत्र बंगाल के रूप में हम एक अलग से देश चाहेंगे। लेकिन वो बात जो है वो उस वक़्त अप्रैल 1947 वाली निरस्त हो गई। बाद में जिन्ना ने जो है उस मुस्लिम लीगियों के मदद से बंगाल की उस वक़्त का जो नेतृत्व था उसको ये रजामंद कर दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो भौगोलिक दृष्टि से जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने की घोषणा जो 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी उससे एक रात पहले उन्होंने कर दी थी। इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 14 अगस्त को मानता है। उस दिन जो उसकी राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति थी वो ये था कि पाकिस्तान में उस समय जो 3 मुख्य रूप से प्रांत, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध, और फिर उसके बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान ये था। बलूचिस्तान 1948 में जबरदस्ती वहां पर नवाब ऑफ कलात जो उसका शासन था बलूचिस्तान में, उसमें आर्मी भेज करके जिन्ना ने उसके ऊपर जो है वो आधिपत्य किया था। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी के वहाँ के 4 प्रांत और पूर्वी पाकिस्तान। अब हालांकि भौगोलिक क्षेत्र उस वक्त जो पूर्वी पाकिस्तान का था वो पश्चिमी पाकिस्तान से काफ़ी कम था, लेकिन जनसंख्या का घनत्व जो था, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही अधिक थी, और वहाँ जनसंख्या जो थी वो पश्चिमी पाकिस्तान से अधिक थी। अब ये सारी जब बात हुई तो जब बहुत अलग अलग चर्चा उस समय चल रही थी, तो जैसे मैंने बताया कि जो बांग्ला राष्ट्रवादी थे, जो बंगाल की संस्कृति को सर्वोपरि मानते थे, उनका जवाब जिन्ना ने दिया था। वो कहता था कि देखो ये इस्लाम सर्वोपरि है, हमारे लिए हम सब मुस्लिम जो हैं उनके लिए कल्चर जो है वो नीचे आता है, इस्लाम ऊपर आता है। तो जब ये यहाँ की जनसंख्या है ये मुस्लिम है पूर्वी पाकिस्तान की भी, तो जब मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूँ जिसका आधार इस्लाम है, तो ये एक प्राकृतिक बात होगी कि वहाँ के जो पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान भी हैं वो सब हम मिलकर के एक नया देश का निर्माण करेंगे जिसका नाम पाकिस्तान होगा। उस वक्त ये देश बन गया। लेकिन और जो सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त किया था वो सिद्धांत था द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत, जिसको कहते हैं टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी में कि इस्लाम अलग राष्ट्र और उसके बाद में अपने भारत के संदर्भ में हिंदू बहुसंख्या में थे तो हिंदू अलग राष्ट्र। तो उन्होंने कहा था हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, जबकि हमारे यहाँ पर जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है भारत की चिरंतन काल से, वो इस प्रकार से रही है कि आपकी पूजा पद्धति जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से एक उपवन में एक बागीचे में अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं, उसी प्रकार से एक राष्ट्र के भीतर में अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन हम सब एक ही उपवन, एक ही बागीचे के पुष्प हैं और एक ही राष्ट्र के हम प्रतीक हैं। और पूजा पद्धति जो है वो मापदंड नहीं हो सकती। ये हमारा विचार रहा है पहले से ही। और लेकिन जिन्ना का विचार ये था कि हमारे लिए हमारा इस्लाम जो है, हम इस्लाम की मान्यताएं जो है, इस्लाम का जो मजहब है वो सर्वोपरि है। इस आधार के ऊपर एक अननेचुरल डिवीजन भारत की कर दी गई। अब क्योंकि बाकी सब बातों को दबा दिया गया था, जो बाकी सांस्कृतिक मान्यताएं थी उनको दबा दिया गया था, वहां पर जो बंगाल की मान्यता थी उनके पास में एक बात ये जो है वो उसका उल्लेख जरूर करना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर, आज महान कवि जो हुए पूरे उस वक़्त के अविभाजित भारत के, उन्होंने जो गीत उस वक़्त लिखा था अमार सोनार बांग्ला, वो गीत आज बांग्लादेश का जो है वो वहाँ का राष्ट्रगान है। उनके लिए जो उनकी संस्कृति जो थी वो सर्वोपरि थी, और उनको उन्होंने बाद में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ
तो उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो धर्म से हिंदू भी रहे हो, लेकिन वो हमारी बंगाली अस्मिता का प्रतीक हैं, वो हमारे लिए हमारे राष्ट्र कवि हैं, और उनका लिखा हुआ जो गीत है वो हमारा जो है राष्ट्रगान बनेगा। तो अमार सुनार बांग्ला जो है ये उन्होंने अपना राष्ट्रगान करके उन्होंने लिया। और दूसरे उनके जो राष्ट्रकवि हैं नजरुल इस्लाम ने अपने जो बेटों के नाम रखे थे, वो उनका पूरा नाम स्वयं का था काजी नजरुल इस्लाम। तो काजी नजरुल इस्लाम ने अपने बेटों के जो नाम रखे थे, काजी शब्द आता था, लेकिन वो सारे बंगाली नाम जो परंपरागत रहे थे वही उनके नाम उसने रखे थे। तो इस प्रकार के सामंजस्य की जो एक उनकी संस्कृति चली थी, और बहुत गर्व रहा है बंगालियों को अपनी संस्कृति के ऊपर। इस प्रकार से एक मुस्लिम राष्ट्रवाद का एक उनके ऊपर दबाव डाल करके एक अननेचुरल डिवीजन उनसे जबरदस्ती उस वक्त करवा ली गई। उस वक्त राजनीतिक इस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा था, वो हो गया। लेकिन जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो संस्कृति के जो पहलू रहते हैं, संस्कृति के पहलुओं में आपकी भाषा है, आपका रहन सहन है, आपका गीत संगीत है, आपका भोजन है, आपका पहनने का पहरावा क्या करते हो वो है, आपकी कला है, ये सारी बातें एक अपने आप में बंगाल की जो है कि विलक्षण वहां की संस्कृति थी। और इसका जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ये होना शुरू हो गया। पहला पाकिस्तान का जब मंत्रिमंडल बना तो उसमें होना ये चाहिए था कि जो जनसंख्या के अनुपात में सबको एक वहां पर जो है वो एक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था। हुआ ये कि 14 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना, उसमें से जबकि जो पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली थे वो जनसंख्या में अधिक थे, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व केवल एक ही व्यक्ति था, एक ही बंगाली उसमें जो है वो मंत्री लिया गया। तो पहला कुठाराघात उनके ऊपर ये हो गया कि जब 14 मंत्रियों की का एक परिषद बनती है तो उसमें से कम 7 तो उनके होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी जनसंख्या पश्चिम पाकिस्तान के प्रांतों से अलग थी, ज्यादा थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ में अन्याय हुआ। तो पहला तो कुठाराघात उनके ऊपर ये हुआ, तो वहां पर बहुत ज्यादा अस्वस्थता का निर्माण होना शुरू हो गया। दूसरी बात जैसे मैंने आपको कही है कि बंगालियों को अपनी भाषा के ऊपर बहुत ही अधिक गर्व है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक भाषा जब बनती है वो भाषा का जब इवोल्यूशन होती है तो कई हजार साल उसमें लग जाते हैं। वो भाषा का जो है उसमें कई नए शब्द आते जाते हैं, समय के अनुसार से उसका व्याकरण परिष्कृत होता रहता है। तो जो भाषा उनकी उस समय उनके सामने थी, उनका उनमें इतना गर्व था। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान बनने के करीबन 7-8 महीने बाद में मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का निर्माता था, वो जाता है ढाका में, और ढाका में जाकर के वो भाषण करता है, और वो भाषण में क्लियर कहता है कि ये दोनों जो हमारे पूर्वी पाकिस्तान है या हमारा पश्चिमी जो पाकिस्तान है, यहाँ पर भाषा एक रहेगी, वो भाषा होगी उर्दू। अब सामान्य बात है कि सब प्रांतों की, पाकिस्तान के उस समय जो 5 प्रांत थे वो सबकी अपनी अपनी एक भाषा थी। पंजाब वाले पंजाबी बोलते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले जो है वो पश्तो ज़्यादा करके बोलते थे, हिंद को भी चलती थी। वहाँ पर सिंध वाले सिंधी बोलते थे, बलूची चलती थी बलूचिस्तान में, और पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली चलती थी। तो आपस में एक दूसरे के साथ में जो कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है, वो सामान्य है कि कॉमन भाषा चाहिए थी। हमारे यहाँ जैसे कॉमन भाषा की हिंदी के रूप में चुना गया, वो उन्होंने उसको उर्दू चुना, वहां तक तो बात सामान्य है, प्राकृतिक है। लेकिन जब आप ये कहोगे केवल उर्दू ही रहेगी, दूसरी कोई भाषा नहीं रहेगी, तो वो बात जो है वो बंगालियों के जो एक सम्मान का चिन्ह था उनकी भाषा, उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट लगी। तो वहां बीज बोए गए थे जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसके बीज 1948 मार्च में ही ढाका में जिन्ना के भाषण के समय बोए गए थे। अब उसके बाद में क्या होता है कि प्रोविंशियल इलेक्शन तो होते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर लोकतंत्र को इतना ज़्यादा कहीं कभी भी जो है वो अपनी परिपक्वता के साथ में नहीं रहा। हमेशा से वहाँ पर लोकतंत्र कभी आया, कभी आर्मी वाले आए, कभी कोई। तो इस प्रकार से 1954 में वहाँ पर प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं।
अब जिस राजनीतिक दल ने पाकिस्तान की मांग की थी, मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग को पूर्वी पाकिस्तान में केवल 4 सीट मिलती है, और वहां के बाकी जो अवामी लीग थी, वो पार्टी नवी नवी बनी थी, तो उनको वहां पे मेजॉरिटी थी। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग को वहां पर कम सीटें मिली थी, तो 1954 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन वहां पर हुए थे, वो असेंबली बर्खास्त कर दी गई। ये दूसरा झटका लगा उस वक्त। जो बंगाली लोग थे पाकिस्तान के, उनको लगा कि हमारी अपनी कोई भी यहाँ पर जो चाहत है, हमारी अपनी जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि पाकिस्तान की आर्मी का गठन होता है। ज़्यादा करके पाकिस्तान की जो सेना थी, वो जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर सेना की जो विभाजन के समय जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो डिवीज़न हुई थी, उसमें से इंडियन आर्मी हमारे पास में, और पाकिस्तान ने जो कुछ रेजिमेंट्स ली थी, उनको उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट अपने हिसाब से रीऑर्गेनाइज किया था। उस वक़्त ये चाहिए था कि उनकी जनसंख्या की आधी जनसंख्या बंगालियों की है, तो बंगालियों को भी उसमें पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। जबकि हुआ ये उस वक़्त कि पूरी का पूरा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट वहाँ पर मिला। उनकी रिप्रेजेंटेशन जो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस थी, उसमें तो बहुत कम थी। थोड़ी बहुत ही कोई थी, तो एयरफोर्स की टेक्निकल जो टीम थी वहाँ पर उस वक़्त बंगालियों को दिया गया। हालाँकि यथार्थ तो ये है कि आज भी पाकिस्तान के जो पूरी आर्मी है, उसमें 60-65% तो सिर्फ पंजाबी हैं, बाकी थोड़े बहुत पठान और बलूच हैं। सिंध प्रांत की तो मेरे ख्याल से ना के जो है बराबर जनसंख्या, और जो भारत से यहाँ गए पाकिस्तान का झंडा उठा करके वहाँ पर जिनको मुहाजिर कहते हैं, उनको भी ना के मुकाबले ही उसमें प्रतिनिधित्व है। तो उस समय की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो बंगालियों को कोई प्रतिनिधित्व वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस में नहीं था। दूसरी चीज़ एक और है कि ये जो ईस्ट बंगाल, जो पूर्वी पाकिस्तान जो जिसको कहते थे उस समय बांग्लादेश बनने से पहले, ये एक इसकी सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चरल जो आउटपुट थी, वो था जूट। और जूट की उस समय बहुत भारी डिमांड रहा करती थी, क्योंकि जितने भी पैकेजिंग मटेरियल थे उस समय जूट के आते थे। आजकल तो चीज़ें प्लास्टिक की और सिंथेटिक की होने लग गई हैं। उस वक्त जूट के बुरे जो रहते थे, वो हर चीज़ में जो है वो इस्तेमाल हुआ करते थे। मेन इंडस्ट्रियल पैकेजिंग उसकी होती थी, और बहुत भारी डिमांड उसकी रहा करती थी। तो उस समय अविभाजित भारत में, तो जो बाद में पाकिस्तान में जो बांग्लादेश का जो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बना, उसमें जूट की उपज ज़्यादा थी, और जूट बनाने के जो कारखाने थे, जो हमारे पास हमारा बंगाल है, उसमें ज़्यादा थे। तो होना ये चाहिए था कि वहाँ पर जो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया पूर्वी बंगाल का, जिसमें जूट की पैदावार बहुत ज़्यादा थी, तो जूट के रेशे को, उसके फाइबर की स्पिनिंग के लिए वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए। लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ में वापस से उसी प्रकार से सौतेला व्यवहार किया। कोई इंडस्ट्री नहीं, एक पाकिस्तान की एक इंडस्ट्रियल फैमिली होती थी इस्फहानी करके, उन्होंने थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री वहाँ पर लगाई, और उनके साथ में इतना अधिक सौतेला व्यवहार हुआ कि जूट की जो सेल से जो इनकम होती थी, वो बांग्लादेश का जो, जिसको पूर्वी पाकिस्तान हम कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान पे खर्च होना चाहिए था, वहां खर्च नहीं होता था। वो सारा पैसा खर्च होता था पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर। पूर्वी पाकिस्तान जो वो गरीब था, वो गरीबी में और से और ज्यादा दबता चला गया। यहाँ तक कि जो अवामी लीग के नेता बाद में बने, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु कहा जाता है, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने उस जमाने में 50 के दशक में जब वो पाकिस्तान गए, तो इस्लामाबाद शहर उनका वहाँ पर राजधानी उनकी बननी शुरू हुई थी। रावलपिंडी पुराना शहर था। पुराने शहर के बिल्कुल नज़दीक में ही एक उन्होंने नए सिरे से राजधानी बनानी शुरू करी, इस्लामाबाद। तो जब वो बन रही थी, शेख मुजीबुर रहमान का वहाँ जाना शुरू हुआ। एक बहुत ही प्रसिद्ध उन्होंने वाक्य उन्होंने कहा वहाँ, उन्होंने कहा, जिस जूट की खेती मेरे यहाँ पर, मेरे पूर्वी पाकिस्तान में गरीब किसान करता है, वो पैसा उसके ऊपर ना लग करके वो आज यहाँ पर ये लोग इस्लामाबाद अपनी राजधानी बनाने में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, जो बाद में
वहाँ पर बांग्लादेश में जो पूर्वी पाकिस्तान जो था पहले, उसमें लोगों ने उनके लिए एक प्रकार का ये जो है एक आज़ादी का वाक्य भी बना। तो आर्मी में कोई इनकी प्रतिनिधित्व नहीं है, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन बहुत ज़्यादा है, कोई इनके साथ में वहाँ पर वहाँ से पैसा कमाएंगे और पश्चिमी पाकिस्तान में लगाएंगे। और जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो नौकरशाही थी, उसमें भी पूर्वी पाकिस्तान का जो बंगाली, जो पूर्वी बंगाल था, उसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी। तो हर प्रकार से उनके साथ में इतना ज़्यादा पश्चिमी पाकिस्तान की डोमिनेशन थी कि बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थता वहाँ पर लोगों में राजनीतिक सामाजिक तौर पे चल रही थी। ये होते होते एक ऐसा घटना आती है कि पहले तो 1958 तक पाकिस्तान में जिसको कहते हैं ना, दे प्ले विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वो उसमें बिल्कुल नाकाम ये रहे। 58 में वहाँ कू हुई और जनरल अयूब खान जो है वो सत्ता हस्तांतरण कर लेता है। 1958 से लेकर के 1969 तक 11 साल तक पाकिस्तान में जनरल अयूब खान का शासन था। और आर्मी वाले जिस प्रकार से आयरन हैंड से रूल करते हैं, तो वो उसने, क्योंकि वो स्वयं वहाँ का था, पश्चिमी पाकिस्तान का, तो उसने वहाँ पर अपने लोगों के साथ में उसका व्यवहार जो था अलग था। पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही अधिक उसने जो है वो अत्याचार वाला उनका व्यवहार था, और लोगों में नाराजगी धीरे 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 करके बढ़ती गई। 65 का युद्ध हुआ जब, तो उस वक्त ये हो गया कि भारत ने 1965 में पाकिस्तान के साथ में, कश्मीर से शुरू हुआ था और बाद में जब हमारी सेनाएं लाहौर तक और सियालकोट तक चली गई, तो पाकिस्तान को नानी याद आ गई और भागे के सीज फायर करवाओ, सीज फायर हो गई। उनका ज़्यादा क्षेत्र हमारे पास था और उनके ज़्यादा उस वक्त उनका नुकसान, उनके जो सैनिक भी अधिक मरे थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भारत के जो हमारे उस वक्त सैनिक नेतृत्व थे वाले, वो उनको लगा कि हमने युद्ध लड़ा है पश्चिमी सीमा पे। ऐसी स्थिति में यदि पाकिस्तान पूर्वी, जो उनका बंगाल का जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा, वहां पर तो युद्ध हुआ नहीं था, बिल्कुल कोई एक भी गोली चली नहीं। तो ऐसे में यदि वो पाकिस्तान उसको अपने पूर्वी हिस्से को धीरे धीरे करके, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिकन कैंप में था, अमेरिकन कैंप उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि पूरा वेस्ट और यूरोप जो है नेटो कंट्रीज अमेरिका के साथ में थे। तो अपने जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनको ये लगने लगा कि यदि आने वाले समय कभी युद्ध होगा और पाकिस्तान की सैनिक जो शक्ति है, जो पूर्वी पाकिस्तान में अधिक और उन्हें बढ़ा दी, जो उस समय 1965 में नहीं थी और उस वक्त वो बॉर्डर नहीं खुला था, तो यदि इन्होंने बढ़ा दी तो हमें दो साइड से हम गिर जाएंगे। पश्चिमी तौर साइड से पश्चिमी पाकिस्तान से हमला होगा और पूर्वी से यहाँ से होगा। तो उसको देखते हुए, जैसे कहते हैं कि आज एक हम बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन की डिस्कशन करते रहते हैं, वो है ऑफेंसिव डिफेंस। तो ऑफेंसिव डिफेंस का एक स्वतंत्र भारत में पहला जो प्रयोग हुआ वो वही हुआ, क्योंकि बार बार वहाँ के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली थे, वो उनका तो संपर्क अपने यहाँ के जो आज पश्चिम बंगाल वाले हैं, हमारे बंगाली भाई, उनके साथ निरंतर रहता था और बहुत अपनी वो विपदाएं बताया करते थे कि हमारे साथ में इतना बड़ा सौतेला व्यवहार होता है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ये सारी बातें जब हो रही थी, तब शेख मुजीबुर रहमान भी उस समय अपने संपर्क में आया। हमारे यहाँ पर इस बात की चर्चा नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या हिस्टोरियन, वो कहते हैं, और वहाँ पर एक केस भी चला था, उसको कहते हैं अगरतला कॉन्स्पिरेसी। अगरतला जो है हमारी त्रिपुरा जो स्टेट है उसकी राजधानी है। उसमें लगभग 66-67 के लगभग शेख मुजीबुर रहमान जो है, वो उस समय जो बंगाली राष्ट्रवादी थे उनके साथ में कई बार चर्चा करने को यहाँ पर आया और हमारे से उन्होंने हर प्रकार की मदद मांगी। और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट था, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये था कि भविष्य में अगर वहाँ
कोई पाकिस्तान के में युद्ध होता है, युद्ध तो अपरिहार्य पाकिस्तान में तब भी थे, अब भी हमेशा आशंका बनी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की नज़र हमेशा हमारी धरती के ऊपर रही है, कभी कश्मीर का हिस्से में, कभी कोई दूसरी। तो वो ऐसी आशंका को देखते हुए तो शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो सहायता देना एक बड़ी प्राकृतिक बात थी। तो पाकिस्तान ने उनके ऊपर एक फिर केस चला, उसको अगरतला कॉन्स्पिरेसी करके कहते हैं, लेकिन वो केस से जनरल अयूब के रहते रहते ही शेख मुजीबुर रहमान बाद में और बाकी के जो लोग थे वो सब बरी हो गए। 1969 में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है, एक मिलिट्री डिक्टेटर जो है वो जनरल अयूब खान निकल जाता है और उसकी जगह पर दूसरा मिलिट्री डिक्टेटर जनरल याह्या खान आता है। जनरल याह्या खान जो है वो उसका उस वक्त विदेश मामलों का जो मंत्री था वो था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत ही एक हाइपर प्रकार का व्यक्ति, बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति, बहुत ही अधिक अपने प्रेजुडिस का शिकार, नैरेटिव्स का शिकार। उसने कभी भी जो सही प्रकार की सलाह जो है उसने अपने जो उस वक्त के शासक थे उनको दी नहीं। 1965 के युद्ध में भी उसकी अपरिपक्वता के कारण से ही युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने को मुंह की खानी पड़ी। और ये जो घटनाक्रम चल रहा था जब 1969 में जनरल याह्या खान आ जाता है, तो जनरल याह्या खान जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में जो है एक नेशनल इलेक्शंस ड्यू थे। तो 1970 में 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। अब मजे की बात है कि वहाँ की पाकिस्तान की जो टोटल सीट्स थी नेशनल असेंबली की वो थी 300 में जो पूर्वी पाकिस्तान था अपनी जनसंख्या के कारण से उसकी जनसंख्या अधिक थी, वहां पर थे 162 सीट। पश्चिमी पाकिस्तान में एक थी 138 सीट, कुल मिलाकर के 300 सीट। अब इलेक्शन होता है तो उसमें मजे की बात देखिए कि पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने, जो भुट्टो कंपनी थी, इन्होंने प्रयास ये किया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो जमाते इस्लामी पार्टी थी, जो प्रो पाकिस्तानी थी, जो प्रो पश्चिम पाकिस्तानी थी, जो एक किस्म का देखा जाए तो एंटी जो है बंगला नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो इस्लामी पार्टी, इस्लाम के आधार के ऊपर चलने वाली, जिसके लिए इस्लाम जो है वो डोमिनेंट है ओवर द कल्चरल वैल्यूज। उसको उन्होंने पूरी तरह से सहायता देकर के खड़ा किया। और कुछ एक जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, अल शम्स था, अल बदर था, ये सबको उन्होंने पैसा देकर के बांग्ला नेशनलिज्म के विरोध में इन्होंने खड़ा किया वहां पे। और मजे की बात ये होती है जब इलेक्शन होते हैं तो 162 सीट में से बंगाली नेशनल पार्टी जो अवामी लीग है, जिसके जो सर्वोपरि शेख मुजीबुर रहमान थे, वो 162 में से 160 सीट लेके जाती है। अब 300 की असेंबली है, 160 सीट वो ले गई, तो सीधी सीधी बात है सरकार उनकी बननी चाहिए। और पश्चिम पाकिस्तान में जो 138 सीट थी उसमें से जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसको केवल 81 सीट मिलती है। अब होता क्या है कि वहां पर भी है तो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन जो थोड़े सुलझे हुए लोग हैं, जो दूर की सोचते हैं, वो उन्होंने एक जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें एक जलसा हुआ पाकिस्तान में। तो उसमें एक मियाँ कसूरी करके थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे वहां के। उन्होंने कहा कि देखो भैया, अब जो सीधी सीधी न्याय क्या कहता है कि 300 की असेंबली में पूर्वी पाकिस्तान की जो अवामी लीग है उसको 160 मिली है, उनके नेता को आप सीधा सीधा जो है वहां का वजीर आजम आप बना दो। तो श्रीमान भुट्टो ने वो जलसे में कहा कि हम, क्योंकि जो मियाँ कसूरी थे उन्होंने ऐसे हाथ करके करके कहा था कि भाई ये उनका हक बनता है, उनको दे दो। तो इन्होंने कहा कि हम आपके हाथ तोड़ देंगे जो आप खड़े किए। और बाद में भुट्टो ने धमकी दे दी कि अगर याह्या खान जो मिलिट्री शासक था ये अलाउ करता है वहां पर शेख मुजीबुर रहमान की पाकिस्तान में सरकार बन जाएगी उसको, तो हम जो वहां पर इजलास होगा असेंबली का ढाका में, उसमें जो जाएगा उसकी हम टांगे तोड़ देंगे। तो इस प्रकार की बात थी। सीधा सीधा जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो
कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में उनकी सरकार अवामी लीग की बननी चाहिए थी। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया, और बड़ी बातें आती हैं इनफॉर्मल रूप से, वहाँ के लोगों से कभी बातें करो, बड़ा कुछ कहते हैं कि ये क्या, ये बंगाली है, ये क्या हमारे पर राज करेंगे आकर के, ये मतलब इस प्रकार की बातें भी बड़ी उसने उन लोगों ने वहाँ पर की। तो इसका नतीजा ये होता है कि जब एक पार्टी को आप संवैधानिक रूप से वो इलेक्शन लड़के आते हैं और मेजॉरिटी में आते हैं और उनकी सरकार नहीं बनने दोगे, तो एक सामान्य बात थी कि वहां पर लोगों में बहुत ही बड़ा एक अस्वस्थता निर्माण हुई, बहुत ज्यादा नाराजगी निर्माण हुई, और आंदोलन वहां पर जबरदस्त शुरू हो गया। अब क्या है कि जब ये सारा बातें चल रही थी, तो एक बार तो यहया खान को लगा कि मैंने, अगर मुझे पाकिस्तान को टूटने से बचाना है, तो मुझे शेख मुजीबुर रहमान को, जो विधि के रूप में, जो एक इलेक्शन होने के बाद में जो रिजल्ट आया है, उसके निर्णय के रूप में वहाँ के प्रधानमंत्री चुने जाने चाहिए, इनको सत्ता सौंप देनी चाहिए। तो उसने एक बार कहा कि ये मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो उनका एक बहाना था यहया खान का और जुल्फिकार अली भुट्टो का, वो ये था कि इलेक्शन से पहले एक 6 पॉइंट एजेंडा अवामी लीग ने रखा था। इनका विरोध उस 6 पॉइंट एजेंडा में था, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने अधिकारों की बात की थी। इनको ये लगता था कि जो अधिकारों की बात उन्होंने की है ये अनुचित है। अब ये अधिकार है, उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ का पैसा आप वहां खर्च करते हो, हमारे यहाँ का पैसा यहाँ खर्च करो, तो इसमें अनुचित बात क्या हुई। लेकिन वहां भुट्टो को और यहया खान को ये बात अनुचित लगती थी। इसके लिए एक ये बात थी। दूसरी बात उन्होंने कहा था हमें आर्मी में भी पूरी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जो सर्वदा जो है वो एक जस्टिफाइड डिमांड थी, न्याय उचित उनकी मांगे थी, इन्होंने पूरी नहीं की। अब इन्होंने बहाना यह लगा दिया कि आप ये जो आपका 6 पॉइंट एजेंडा है, इसको ड्रॉप करोगे तो हम आपके साथ में बातचीत करेंगे। अब ये जो न्यायपूर्ण बातें हैं वो शेख मुजीबुर रहमान ड्रॉप करने को तैयार हुए नहीं। तो उसमें जब यहिया खान ढाका जाता है उसको मिलने के लिए, तो वापस आता है जब, तो आकर के ये भुट्टो इसको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देता है। कहता है किसी भी प्रकार से आपको उसको शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री के रूप में और उनका मंत्रिमंडल वो अपना आकर के गठन करें, इसके लिए उनको बिल्कुल भी आमंत्रण देना नहीं है। अगर आप देंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान में मैं जो है, पश्चिमी पाकिस्तान मेरे प्रभाव के जो क्षेत्र है, वहां पर मैं सिविल वॉर की उसने धमकी दे दी। अब सीधी सीधी बात है कि यदि आप इलेक्शन करवाते हो, इलेक्शन में जीते हुए व्यक्तियों को उनका हक नहीं मिलता है, तो उस जो पूर्वी पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, तो ये प्रत्याशित था। बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए, और जो बंगला नागरिक थे वो सड़कों पर आ गए, और बहुत ही अधिक उसका जो है पश्चिमी पाकिस्तान का उसमें प्रतिरोध होना शुरू हुआ। ये हो गया कि धीरे धीरे करके जब वहां पर विरोध बढ़ा, प्रदर्शन बढ़े, तो मार्च 1971 में एक 25 मार्च 1971 ये दिन वहां पर पाकिस्तान ने पूर्वी जो पाकिस्तान का क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था, वहां पर उसने और अधिक सेना भेजी और एक ऑपरेशन शुरू किया। उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट का सीधा सीधा मतलब ये था कि पूरी तरह से वहाँ पर वहाँ का जो आंदोलन है, जो प्रो डेमोक्रेसी आंदोलन है, जो न्यायपूर्ण अपनी मांगों के लिए आंदोलन है, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और किया उन्होंने। वहाँ पर जनरल टिक्का खां को भेजा उसने, उसको कहा जाता है ऐतिहासिक तौर पर बूचर ऑफ ईस्ट बंगाल। इतना जबरदस्त वहाँ पर अत्याचार हुआ। लेकिन मैं 25 मार्च की बात कर रहा हूँ, अगले दिन 26 मार्च को वहाँ पर रैली होती है ढाका में, और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान एक बात की घोषणा करते हैं कि आज से जब हमारा लोकतांत्रिक अधिकार हमको नहीं मिला, तो मैं बांग्लादेश बनने की घोषणा करता हूँ। तो एक वैचारिक रूप से 26 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश बनने की उन्होंने वहाँ पर घोषणा कर दी थी। अब लेकिन जब ये अत्याचार का दौर शुरू होता है, तो उसमें 30 लाख निरपराध बंगालियों की हत्या होती है।
असंख्य, जिनकी कोई संख्या नहीं है, माताओं बहनों का वहाँ पर जो है वो शील भंग होता है। यहाँ तक घटनाएं हैं, लेखकों ने लिखी है इतिहास की पुस्तकों में, वो देख करके व्यक्ति का मन जो है द्रवित हो उठता है कि महिलाओं के, जब पाकिस्तानी सैनिक वहां पर स्त्रियों को उठा करके लेके जाते थे, तो उनको कैद में जब उनका बलात्कार करते थे उस समय उनके बाल काट दिए जाते थे। बाल क्यों काट दिए जाते थे? कि अपना अपमान, अपने अपना जो उनके साथ में ये अमानवीय कृत्य होता था उससे बचने के लिए जो बंगाली वहां पर स्त्रियां थी, अपने लंबे बालों से अपनी जो है गले वो गोटरिया करती थी, आत्महत्या करती थी। तो इसलिए उनके बाल भी हैं उनके पास में ना रह सकें जिससे वो अपनी आत्महत्या करें, ऐसी भी घटनाएं वहां पर हुई। और इन सब चीजों का ज्यादा जो भोगी बनना पड़ा, जो ज्यादा जिनके ऊपर अत्याचार हुए, वो स्वाभाविक था कि उस वक्त 20% हिंदू थे बांग्लादेश की जो पूर्वी पाकिस्तान है उसकी जनसंख्या में। उन 20% हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं को तो चुन चुन करके मारा गया, हिंदू स्त्रियों को तो चुन चुन करके उनका बलात्कार किया गया। बाकी सभी बंगाली, उनके लिए तो बंगाली बंगाली था, हिंदू मुसलमान नहीं था। लेकिन जब बात आती थी बीच में चुनने की, तो पहला जो उनकी गोली चलती थी हिंदू पे चलती थी। तो ये सारे अत्याचार के भीतर अब वहां से, क्योंकि भारत का तो तीन, जो बांग्लादेश है आज का, ये तो तीन तरफ से पूरा भारत से ही घिरा हुआ है। केवल दक्षिणी छोर पे उसके जो है वो अपना बे ऑफ बंगाल आती है। तो सब तरह से वहां से शरणार्थी जो भारत आने शुरू हुए, उसमें ज्यादा शरणार्थी जो थे हिंदू थे। लेकिन उसमें एक प्रोपोर्शन ज्यादा हिंदू, लेकिन मुस्लिम मुस्लिम भाई भी सारे उसमें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत भयंकर अत्याचार हो रहा था। 90 लाख शरणार्थी जो हैं वो भारत में वहां आ गए, और अतिथि देवो भव के ऊपर चलते हुए भारत की जनता और सरकार दोनों ने, हम गरीब थे तब, हम उस वक्त एक गरीब देश थे, हम अपनी जनसंख्या का जो है वो भरण पोषण करने में इतनी ज्यादा हमें कठिनाई आती थी। लेकिन हमारे अपने जो बंगाली भाई थे उनको हमने फीड किया, यहाँ तक कि हुआ कि उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उनके लिए जो एक आर्थिक व्यवस्था की जाए, अलग से उनकी फंडिंग हो शरणार्थियों की, उनके रहने खाने पीने का जो हो, तो डाक टिकट जो थी एक विशेष रूप से, उस समय 5 पैसे की बहुत महत्व था उस समय का। 5 पैसे आज 5 रुपए के बराबर है। तो 5 पैसे की एक विशेष डाक टिकट जारी की गई थी शरणार्थी जो है वो सहायता के रूप में, कई समय वो चलती रही। तो वो जो पूरा पैसा इकट्ठा होता था उससे जो पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल से जो हमारे भाई शरणार्थी बनकर यहाँ आए, उनकी सहायता के रूप में उसमें भारत सरकार और जनता मिलकर कर रही थी। अब ये सारी बात का जो घटनाक्रम चल रहा था, तो इसका एक श्रेय उस समय हमारे राजनीतिक नेतृत्व को भी दिया जाना चाहिए। मिसेज इंदिरा गांधी ने इस बात को, क्योंकि हमारे ऊपर आकर के बैठे थे, हम किस प्रकार से उनका इतना भरण जो है वो वहन कर सकेंगे, तो इंटरनेशनली जो है मुख्य जो मित्र देश थे वो तो साथ में थे ही हमारे। उस समय हमारा जो 20 साल का एक युद्ध, जो हमारी ट्रीटी हुई थी सोवियत रशिया के साथ में, तो सोवियत ब्लॉक के सारे जो कंट्रीज हमारे साथ थे, और हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के बहुत बड़े उस समय पहले मेंबर रहे, वो सब नॉन अलाइंड वाले भी हमारी सहायता में कर रहे थे। उनको अलावा भी जो वेस्टर्न ब्लॉक के कंट्री है वहां पर भी मिसेज इंदिरा गांधी गई, और जाकर के जो हमारे ऊपर एक इतना बड़ा भार पड़ गया था शरणार्थियों का, वो व्यथा लेकर के गई थी कि पाकिस्तान जो है वो पूर्वी बंगाल में अत्याचार करने बंद करे, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको लौटाए, और वहां पर एक जो है एक प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार बने और ये समस्या का समाधान हो। लेकिन क्योंकि उस वक्त के जो यूएस के साथी लोग थे, अमेरिकन पूरा ब्लॉक था उनका, वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो उस वक्त ये इनका तो बड़ा रहता है ना कि जो अमेरिकन हैं या वेस्टर्न ब्लॉक हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज रहती हैं लोकतंत्र के विषय में वो बड़ी सिलेक्टिव रहती हैं। कहीं पर इनको लोकतंत्र चाहिए और कहीं पर इनको इनको डिक्टेटर चाहिए, जो इनको सूट करते हो, जैसे इनकी कन्वीनियंस हो वैसा ये करते हैं। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, मिलिट्री डिक्टेटर जो है, वो इनको सूट करते थे, और बांग्लादेश में लोकतंत्र लोग डिमांड कर रहे थे, उनको सूट नहीं करता था। तो ये सारी करते हुए, लेकिन अपना राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत परिपक्वता दिखाते हुए
वो पूरे मामले को हैंडल किया। मार्च 1971 के लगभग ही इंदिरा गांधी ने बुलाया जनरल मानेकशॉ को कि जनरल, अभी ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ गया है शरणार्थियों का, और ईस्ट पाकिस्तान जो है इसके साथ में अन्याय बहुत है, और हमें लग रहा है कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हमारे पे कर्मन कर सकता है, तो आप लड़ने को तैयार हो। तो जनरल ने उस वक्त एक बात कही, बड़ी फेमस बात है, कि मैडम आज नहीं, आज से 6 महीने बाद। क्योंकि जिस समय भारत और पाक का ये 1971 का युद्ध हुआ, वो दिसंबर का महीना था, और दिसंबर के महीने में ऐसा होता है कि लगभग बाकी के हिमालयन जो पास हैं, जो सारे जितने भी, वो बर्फ से पूरी तरह से ढक जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक खतरा चीन का, उसको हम न्यूट्रलाइज जो है वो कर सकते थे। तो इसके लिए मार्च अप्रैल 1971 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध ना करते हुए, और फिर ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया कि जब ये पूरा कालांश चला मार्च से लेकर के दिसंबर 1971 तक, उसमें मुक्ति वाहिनी करके एक सेना है, जो वहाँ के बंगाली थे, वहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो पीड़ित प्रताड़ित हुए थे, उन्होंने हाथ में शस्त्र लिया, और उनको उनकी स्वतंत्रता मिले, उनको उनका जो न्यायपूर्ण अधिकार मिले, उसके लिए जो भी संभव था वो भारत ने उनकी वहाँ पर सहायता की। और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, हवाई हमले किए। जितने हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम के हमारे जो एयरपोर्ट सैनिक, हमारे जो अड्डे थे एयरफोर्स के, उनके ऊपर अवंतीपुरा में हुआ, श्रीनगर में हुआ, अम्बाला में हुआ, पठानकोट में हुआ, उसके बाद में जोधपुर में हुआ, आगरा में हुआ। ये सारे जितने, उन्होंने ये सोचा था कि हम एक अप्रत्याशित आक्रमण करके भारत के ऊपर, ये इनकी जो वायुसेना है इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, और बाद में यदि भारत पूर्वी पाकिस्तान में जो है वो कुछ बढ़त हासिल कर भी लेता है, तो हम पश्चिमी क्षेत्र में कुछ हिस्सों के ऊपर अपना आकर के आधिपत्य कर लेंगे, और बाद में कहेंगे कि ठीक है कि ये क्षेत्र आपको तब वापस मिलेंगे, ये राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के इलाके या पंजाब के कुछ इलाके तब वापस देंगे जब आप पूर्वी पाकिस्तान खाली करोगे। ये उनका उस वक्त का वार प्लानिंग था, जो उनका पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि इट वॉज मिजरेबली ग्रेट फेलियर। और ये सब बाद में इतिहास है कि 16 दिसंबर 1971 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण होता है, और एक नए राष्ट्र का उदय होता है। वो राष्ट्र का नाम बांग्लादेश पर पड़ता है। और ये जो 13 दिन का युद्ध चला, 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक, ये युद्ध के अलग अलग थिएटर्स में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्णायक थे, हमारी नेवी की पार्टिसिपेशन क्या रही, हमारी एयरफोर्स की पार्टिसिपेशन क्या रही, पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर बनने के कारण कैसे कैसे थे, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे जो हमारा दूसरा भाग है उसमें। तब तक के लिए आपसे आज्ञा, धन्यवाद। हरदीप जी। जी सर। हाँ जी सर, कितने मिनट?